स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसका हिंदी का संपूर्ण हल। और यह पेपर आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्यकाल, इसका भविष्यकाल बनाना है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे खेल खेल चुके। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे खेल खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे खेल चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चे खेल खेलेंगे। ये इसका भविष्यकाल है और यह सामान्य भविष्यकाल है। भविष्यकाल भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है, उसको भविष्यकाल कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य, और दूसरा संभाव्य भविष्य, और तीसरा हेतु मध्य भविष्यकाल। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजपुतानी, ऑप्शन नंबर बी राजपुताई, ऑप्शन नंबर सी राजपुतरीन, ऑप्शन नंबर डी राजपूती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजपुतानी। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द राजपुतानी हो जाएगा। प्रायः अकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और इसमें राजपुतानी, इसमें यह ई की मात्रा जो है यह ईकारांत है। और स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द राजपुतानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी, ऑप्शन नंबर बी तपस्विनी, ऑप्शन नंबर सी तपस्वीन, ऑप्शन नंबर डी तपस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द तपस्विनी हो जाएगा। इसमें भी इकारांत है। प्रायः अकारांत, इकारांत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ प्रत्यय लगने से भी शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द तपस्विनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन रूप है ऑप्शन नंबर ए तलवारें, ऑप्शन नंबर बी तलवारों, ऑप्शन नंबर सी तलवार, ऑप्शन नंबर डी तलवारें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलवारें। तलवार का बहुवचन रूप तलवारें हो जाएगा। और हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलवारें। क्वेश्चन नंबर 5, हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर। हस्व व दीर्घ स्वर के प्रकार हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है। और ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, इसकी बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 हैं। और ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन, हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो छ, त्रा और ज्ञ और शा। तो इस तरह टोटल 4 संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए या, ऑप्शन नंबर बी पा, ऑप्शन नंबर सी सा, ऑप्शन नंबर डी टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सा। सा ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये सा उच्चारण स्थान की दृष्टि से तालु का स्थान है। और ऊष्म व्यंजन के अन्य मूर्धा सा, ये मूर्धा सा हो जाएगा, ये दंत मूल हो जाएगा, और हा, ये चार, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर ए देखें, यह अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा का उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ऑप्शन नंबर ए पक्ष पाक्षिक, ऑप्शन नंबर बी प्रेम प्यार, ऑप्शन नंबर सी सुख और दुख, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण और सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्ष और पाक्षिक। पक्ष संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द पाक्षिक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी प्रेम और प्यार, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। और ऑप्शन नंबर सी सुख और दुख, ये दोनों विलोम शब्द हैं। और ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण और सोना, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्ष और पाक्षिक ये दोनों संज्ञा और विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, ऑप्शन नंबर डी वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। जैसे वह मेले गई थी, यह स्त्रीलिंग वाक्य है, इसमें गई थी स्त्रीलिंग है, जो स्त्रीलिंग होने का पता लग रहा है। और दूसरा उदाहरण देखा जाए, वह बाजार गया था, यह वाक्य पुल्लिंग है, इसमें गया था पुल्लिंग होने का पता लग रहा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी रसविलास, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान गीता, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार लहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मावत। पद्मावत जायसी जी की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट। और ऑप्शन नंबर बी रसविलास, ये देव जी की रचना है। और ऑप्शन नंबर सी विज्ञान गीता, यह केशवदास जी की रचना है। और श्रृंगार लहरी, यह जगन्नाथ दास जी की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मावत जायसी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल शर्मा जी की अन्य रचनाएं, प्रेम की भेंट, उदय किरण, सोती, आग, लगन, आहत। और ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री जी की रचनाएं, चंद्रकांता, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और भूतनाथ और कुमकुम कुमारी, काजर की कोठरी। और ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह जी की रचनाएं, प्री प्रवास, रस कलश, परिजात, रुक्मणी, परिणय। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। पल्लव। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें अज्ञे, इनकी अन्य रचनाएं शेखर एक जीवनी, शरणार्थी, जयदोल, विपथगा, त्रिशंकु। और ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह जी की मेरे समय के शब्द, साखी, बाग, अकाल में सारस। और ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं झांसी की रानी, बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की अन्य रचनाएं चिदंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए खूंटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन नंबर बी जंगल का दर्द, ऑप्शन नंबर सी क्या कहकर पुकारूं, ऑप्शन नंबर डी गर्म हवाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग। ये सर्वेश्वर दयाल जी की रचना है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया था। और ऑप्शन नंबर बी जंगल का दर्द और ऑप्शन नंबर सी क्या कहकर पुकारूं, ऑप्शन नंबर डी गर्म हवाएं। ये भी तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल जी की रचना हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए खूंटियों पर टंगे लोग इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में दिया गया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक अलंकार। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आ रहे हैं। पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक अलंकार। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें अतिशयोक्ति, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, अर्थात जहां किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा होने की कल्पना करवाई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहां मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जैसा या उसके समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। और पंक्तियों में सा, सी, सो, सम, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसका रेखांकित शब्द ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर बी विस्मय आदि बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर डी निपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव। अवयव किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। और अवयव के 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा संबंध बोधक अवयव, तीसरा समुच्चय बोधक अवयव और चौथा विस्मय आदि बोधक अवयव। और संबंध बोधक अवयव
जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक अवयव, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी विस्मयादि बोधक, जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध व्यंजित हो तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी निपात, इसमें कोई लिंग वचन नहीं होता है, इनका प्रयोग निश्चित शब्द के लिए होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है रेखांकित शब्द में बाहर संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर ए मैं गांव जाना है, ऑप्शन नंबर बी मुझे गांव जाना है, ऑप्शन नंबर सी मेरे को गांव जाना है और ऑप्शन नंबर डी मेरे को गांव जाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुझे गांव जाना है। इसमें मुझे यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसमें भी यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंने गांव जाना है यह इसका अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप मुझे गांव जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी चरण, ऑप्शन नंबर सी मात्रा, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहा जाता है और मात्रा किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक के उच्चारण में आ स्वर मिलता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिलता है। और ऑप्शन नंबर बी चरण, छंद युक्त कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी वर्ण की बात करें तो ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु और दूसरा गुरु। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, ऑप्शन नंबर ए मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव मानना, ऑप्शन नंबर सी हार मानना, ऑप्शन नंबर डी लाभ होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव मानना। मुहावरा जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए मूर्ख बनाना, इसका मुहावरा उल्लू बनाना। और ऑप्शन नंबर सी हार मानना, इसका मुहावरा घुटने टेकना। और ऑप्शन नंबर डी लाभ होना, इसका मुहावरा दोनों हाथों में लड्डू होना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा मानना, प्रभाव मानना। क्वेश्चन नंबर 18, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करुण रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के चार अवयव हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। और श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम हो जाएगा। और करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। और वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप किस किताब को पढ़े हैं? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी, क्या आपके इस किताब को पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है। ऑप्शन नंबर डी, आपने यह किताब पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ये इसका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तव्यवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इस किताब को पढ़ें, इसका कर्मवाच्य बनाना है जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये इसका कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, योजक। ऑप्शन नंबर बी, उद्धरण। ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्धरण, या इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। और इसका साइन इस तरह होता है या इस तरह होता है। और ऑप्शन नंबर ए, योजक, इस चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है और इसका चिन्ह ये होता है। और ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम, जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है और इसका साइन इस तरह होता है। और ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह ये होता है, अर्ध विराम। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द को सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर बी, चंद्र है जिसका नाम। ऑप्शन नंबर सी, चंद्र के समान है जो। ऑप्शन नंबर डी, चंद्र के जैसा है जो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर। इसका समास विग्रह चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शिव। इसमें बहुब्रीहि समास है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। ऑप्शन नंबर ए, उत्साही। ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित। और ऑप्शन नंबर ए, उत्साही, जो उत्साह से भरा हो। और ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी, जिसका किसी उद्यम पर नियंत्रण हो। और ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द है हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज के अर्थ हैं ऑप्शन नंबर ए, जहाज। ऑप्शन नंबर बी, मछली। ऑप्शन नंबर सी, चतुर। ऑप्शन नंबर डी, हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। जलज, जलज शब्द का अर्थ है जल में उत्पन्न। इसके अन्य अर्थ कमल, मोती, शंख, जोंक, चंद्रमा, सेवार। तो
और ऑप्शन नंबर ए की बात करें जहाज, इसके अन्य शब्द पोत, बच्चा, वस्त्र, गुड़िया, कपड़े की बुनावट। और ऑप्शन नंबर सी चतुर, इसके अन्य अनेकार्थी शब्द होशियार, नागर। और हाथी के अन्य शब्द हस्ती, अस्तित्व, हैसियत। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलज का अर्थ है मछली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ऑप्शन नंबर ए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। ऑप्शन नंबर बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए। ऑप्शन नंबर सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन नंबर डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। इसमें गृह कार्य यह पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। इसका रेखांकित पद यह है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह ए, हे, अरे, ओ होते हैं और हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह में, पर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। और ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह को हो जाएगा। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर और संबोधन ए, हे, अरे, ओ, ये 8 होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इसमें संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का अच्छा विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए पत्ता, ऑप्शन नंबर बी गिरना, ऑप्शन नंबर सी पुत्र, ऑप्शन नंबर डी घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरना। पतन के अन्य पर्यायवाची शब्द अवनति, गिरावट, विध्वंस, संहार, क्षय, विनाश, बर्बादी। और ऑप्शन नंबर बी पत्ता, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द पत्र, कीसलय, दल, पत्रक, पल्लव, कोमपल। और ऑप्शन नंबर सी पुत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द लाल, लड़का, अंगज, बाल, पूत, पिसर। और ऑप्शन नंबर डी घर, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतन का पर्यायवाची शब्द गिरना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए तबाही, ऑप्शन नंबर बी उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी उत्थान, ऑप्शन नंबर डी नवीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तबाही। नाश का अर्थ है तबाही। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द पतन, अवनति, गिरावट, विध्वंस, संहार, क्षय, विनाश, बर्बादी। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें उत्कर्ष, इसके अन्य शब्द पर्यायवाची में प्रगति, उत्थान, अभ्युदय, वृद्धि, उन्नति, विकास। और ऑप्शन नंबर सी उत्थान, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अभ्युदय,
वृद्धि, उन्नति, विकास। और ऑप्शन नंबर डी नवीन के पर्यायवाची शब्द नव्य, आधुनिक, अर्वाचीन, नया, नूतन, नव। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंत, ऑप्शन नंबर बी आरंभ, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी आर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरंभ। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर ए अंत जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, रहना आदि भी शब्द। और ऑप्शन नंबर डी 8 कारकों की संख्या 8 होती है हिंदी में। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ऑप्शन कपोत का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ए गाल, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी काम, ऑप्शन नंबर डी काज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबूतर। कपोत यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कबूतर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए गाल यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द गल हो जाएगा, गल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी काम ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्म हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी काम ये भी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कारज हो जाएगा, कारज हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए चिकनाहट, ऑप्शन नंबर बी चांदनी, ऑप्शन नंबर सी खटास, ऑप्शन नंबर डी बाखूबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाखूबी। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए चिकनाहट इसमें आहट प्रत्यय है। और ऑप्शन नंबर बी चांदनी इसमें नी प्रत्यय है। और ऑप्शन नंबर सी खटास इसमें आस प्रत्यय है। और ऑप्शन नंबर डी बाखूबी बा प्लस खूबी ये उपसर्ग से बना है और इसमें बा उपसर्ग है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर बी उल प्लस लास, ऑप्शन नंबर सी उल प्लस आस, ऑप्शन नंबर डी उल प्लस आलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत प्लस लास। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और यह ता संबंधी नियम है। यदि ता के बाद ला हो तो ता ला में बदल जाता है। इस ता के बाद ला है जो ये ता ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह उत प्लस लास इसका संधि विच्छेद उल्लास हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का विपरीत अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए वियोग, ऑप्शन नंबर सी अवशेष, ऑप्शन नंबर सी दुरुपयोग, ऑप्शन नंबर डी मिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियोग। संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा और अवशेष का विलोम निशेष हो जाएगा, निशेष हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर सी दुरुपयोग का विलोम शब्द सदुपयोग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी मिलन, इसका विलोम शब्द विरह हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोग का विलोम वियोग हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।